यह अध्याय उस गहरी खामोशी और आंतरिक द्वंद्व का है जो एक योद्धा तब महसूस करता है जब वो अपनी दो अलग अलग जिंदगियों के बीच फंसा होता है। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 35, विजय का उत्सव और अनकही बेचैनी। जादुई दुनिया के उस सुनहरे सूर्यास्त को पीछे छोड़कर जब आर्यन की चेतना अपने कमरे में वापस लौटी तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की दुनिया को देख रहा था, लेकिन उसकी सोच शून्य घाटी की उस दहलीज पर अटकी थी। आर्यन, मन ही मन, शार्दूल, क्या वो सुरक्षित होगा? जंगल के अंदर तो वो राजा था, लेकिन बैरियर के बाहर का मानव प्रवाह बहुत प्रचंड है। वहां की हवाओं में एक अलग तरह का दबाव है। कहीं वो मुझे ढूंढते हुए रास्ता न भटक जाए। वो अभी बहुत छोटा है और बाहरी दुनिया के नियम बहुत क्रूर हो सकते हैं। उसकी चिंता जायज थी, क्योंकि वो नन्हा जीव अब केवल एक बीस्ट नहीं, आर्यन के अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। आर्यन को डर था कि कहीं उसकी अनुपस्थिति में कोई और शिकारी उस पर हमला न कर दे। घर की ममता और काला टीका। सुबह के 8 बज रहे थे। आज स्कूल में ग्रेटर हिमालयन इंटर स्कूल की जीत का भव्य जश्न था। आर्यन ने आज स्कूल यूनिफॉर्म की जगह एक गहरे नीले रंग की फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ और दादाजी उसे देखते ही रह गए। माँ मुस्कुराते हुए, मेरा बेटा तो बिल्कुल राजकुमार लग रहा है, नजर न लगे किसी की। दादाजी, शाबाश शेर, आज तेरी चाल में वो आत्मविश्वास है जो एक विजेता में होना चाहिए। तूने सिर्फ मेडल नहीं जीते, हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। याद रख आर्यन, असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, चरित्र में होती है। तभी दादी रसोई से बाहर आईं और उन्होंने आर्यन की मां को टोकते हुए कहा, तारांकन, अरी ओ बहू, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। पहले इसकी नजर उतार। आज पूरा शहर इसे देखेगा, हजारों की भीड़ होगी। किंतु दादी ने आर्यन के कान के पीछे एक छोटा सा काला टीका लगाया और उसे दही चीनी खिलाकर विदा किया। आर्यन को अपने परिवार का ये साधारण सा प्यार उस जादुई दुनिया की शक्तियों से भी बड़ा लग रहा था। स्कूल का नायक और ईशानी का निखार। जैसे ही आर्यन ने स्कूल के गेट पर कदम रखा, हजारों आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। वो कमजोर और चुपचाप रहने वाला लड़का नहीं था जिसका सब मजाक उड़ाते थे। वो 5 गोल्ड मेडल, बॉक्सिंग, शतरंज, लॉन्ग जंप, भाला फेंक, 100 मीटर जीतने वाला अजय नायक था। हर तरफ उसके नाम के पोस्टर लगे थे। तभी उसकी नजर ईशानी पर पड़ी। वो सफेद और गुलाबी रंग के पारंपरिक परिधान में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में काजल की एक महीन लकीर थी और बैडमिंटन गोल्ड मेडल उसके गले में चमक रहा था। उसकी सादगी में एक ऐसा निखार था जिसे देखकर आर्यन एक पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल गया। आर्यन पास जाकर, ईशानी, तुम बहुत अलग और बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेडल तुम पर बहुत जज रहा है। ईशानी हल्का शर्माते हुए, शुक्रिया आर्यन, और तुम्हें तो मेडल पहनने के लिए अलग से अलमारी लेनी पड़ेगी। 5 गोल्ड? पूरे स्कूल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम सच में बदल गए हो। आर्यन, शायद हालातों ने मुझे लड़ना सिखा दिया है। दुश्मनी का अंतः, समीर और रोहन। तभी समीर 400 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट और रोहन वेटलिफ्टिंग सिल्वर मेडलिस्ट एक साथ वहां आए। आर्यन को लगा था कि शायद वे अब भी कड़वाहट दिखाएंगे, लेकिन समीर ने आगे बढ़कर आर्यन का कंधा थपथपाया। समीर, आर्यन, पुरानी बातों के लिए माफी यार, हमने तुम्हें समझने में गलती की। आज से हम दुश्मन नहीं, एक टीम है। तेरी वो 100 मीटर की दौड़ देखकर मुझे समझ आया कि असली मेहनत क्या होती है। रोहन, सही कहा समीर ने। आर्यन, तूने हम सबका नजरिया बदल दिया। कोच खन्ना हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मेरे लड़ाके गले मिल रहे हैं। यही तो खेल भावना है बच्चों। कोच खन्ना, जो हमेशा गुस्से में रहते थे, आज सबसे ज्यादा खुश थे। उन्होंने सबको गले लगाया और हंसते हुए कहा, तारांकन, आज का दिन तुम सबका है। जी भरकर जश्न मनाओ, क्योंकि कल से फिर कड़ी मेहनत शुरू होगी। स्टेज पर डांस और सम्मान। प्रोग्राम शुरू हुआ। कई शानदार परफॉर्मेंस हुई। इनाम बांटने से पहले अचानक मुख्य अतिथि ने कहा, अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हमारे बेस्ट एथलीट आर्यन को एक छोटी सी गेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। आर्यन घबरा गया।
मैं अच्छा डांसर नहीं हूं सर। तभी ईशानी ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन डरो मत, बस म्यूजिक को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों स्टेज पर गए। जैसे ही गाना शुरू हुआ, आर्यन ने महसूस किया कि उसकी एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस उसे खुद ब खुद मूव करने में मदद कर रहे हैं। दोनों ने स्टेज पर ऐसा तालमेल दिखाया कि पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। वो एक ऐसा पल था जब आर्यन को लगा कि वो अपनी दोनों दुनियाओं के बीच एक संतुलन बना रहा है। बाद में सभी मेडलिस्ट और कोच खन्ना को सम्मानित किया गया। वे छात्र जो कभी आर्यन का मजाक उड़ाते थे, आज उसके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। घर का स्वाद और इंतजार की तड़प। शाम को घर लौटने पर माहौल बहुत खुशनुमा था। मां ने आर्यन की पसंद के कढ़ी चावल, पकौड़े और केसरिया खीर बनाई थी। पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आर्यन: मां, आज का खाना दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। दादी: जब मेहनत सफल होती है तो सादा खाना भी 56 भोग लगता है। दादाजी: आर्यन, तू थक गया होगा, आज जल्दी सो जा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, आर्यन की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपने कमरे में गया और घड़ी की सुइयों को टिक टिक करते हुए सुनने लगा। रात के 12 बजने का इंतजार अब उसके लिए सबसे भारी काम था। आर्यन सोचते हुए, एक समय था जब मैं 12 बजने के नाम से कांपता था। मुझे लगता था कि मैं उस अंधेरी दुनिया में मारा जाऊंगा। लेकिन आज मैं तड़प रहा हूं वहां जाने के लिए। मुझे देखना है कि उस बैरियर के बाहर की ग्रेट वर्ल्ड कैसी है। क्या वहां भी ऐसे ही उत्सव होते हैं? क्या वहां के इंसान जादुई शक्तियों से लैस हैं? और सबसे जरूरी, मेरा छोटा साथी, मेरा शार्दूल, क्या वो बैरियर के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा या वो किसी खतरे में पड़ गया है? आर्यन के दिल में हजारों सवाल थे। एक तरफ उसकी साधारण मानवीय दुनिया थी जहां उसे आज बहुत सम्मान मिला था, और दूसरी तरफ वो अनंत रहस्यों वाली दुनिया थी जो उसे पुकार रही थी। उसे लग रहा था कि असली चुनौती तो अब शुरू होगी, जब वो उस बैरियर को पार करके पूरी तरह से नई दुनिया में कदम रखेगा। आगे का सफर और भी रोमांचक, खौफनाक और रहस्यों से भरा होने वाला है। आर्यन की इस नई शुरुआत और डार्क लेगेसी के असली रूप को देखने के लिए इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यह अध्याय द डार्क लेगेसी के उन दफन हो चुके रहस्यों, गहरे पारिवारिक जख्मों और ब्रह्मांडीय नियमों की परतों को उसकी पराकाष्ठा तक ले जाने वाला है। आर्यन के जीवन की सबसे दर्दनाक रात और इस जादुई दुनिया के क्रूर यथार्थ के बीच का संबंध आज पूरी तरह से उजागर होने वाला था। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 36, उल्टी दुनिया का नियम और खोया हुआ साथी। मानव दुनिया की सुखद और थका देने वाली यादों को पीछे छोड़, जैसे ही रात के ठीक 12 बजे आर्यन की चेतना ने सांसारिक शरीर की सीमाओं को पूरी तरह से त्याग दिया। एक गहरे, बर्फीले और अनंत सन्नाटे को चीरते हुए जब उसकी रूहानी आंखें खुलीं, तो उसके पैर ग्रेट बैरियर की उसी विशाल पारदर्शी सीमा पर टिके थे जहां कल उसने मौत को मात दी थी। समय का विरोधाभास और अतीत का अंधकार। आर्यन ने चारों ओर अपनी निगाहें घुमाईं। यहां का वातावरण और समय चक्र मानव दुनिया के नियमों का उपहास उड़ा रहे थे। जहां उसकी असल दुनिया में इस वक्त घनी, नीरस और खामोश रात हो चुकी थी, वहीं बैरियर के इस पार सूर्य की पहली सुनहरी और प्रखर किरण फूट रही थी। काली रेत, बंजर घाटियों और सदियों पुराने विशाल पत्थरों पर बिखरती वो ताज़ा रोशनी एक नई सुबह का शंखनाद कर रही थी। इस जादुई दुनिया का समय और चक्र मानव दुनिया के बिल्कुल विपरीत गति से चल रहा था, मानो दो अलग अलग छोर एक दूसरे को संतुलित कर रहे हों। उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस ग्रेट बैरियर की अभेद्य दीवार में उसने और श्वेत शार्दूल ने मिलकर कल अपनी आखिरी सांस तक की माना शक्ति झोंककर एक छोटा सा छेद किया था, वो जादुई दीवार अब अपने आप पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वहां दरार का एक महीनिया छोटा सा निशान तक बाकी नहीं था। वह दीवार वैसी ही चिकनी, ठोस और अनंत थी जैसी वो शायद सृजन के समय से रही होगी। कौतूहल, असमंजस और अपनी बढ़ी हुई 555 इंटेलिजेंस के साथ आर्यन ने अपनी उंगलियों को उस पारदर्शी दीवार की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने उस ठंडी, नीली ऊर्जा को छुआ, उसका पूरा हाथ बिना किसी घर्षण, दर्द, दबाव या रुकावट के बेहद आसानी से बैरियर के पार यानी जादुई जंगल के अंदर चला गया।
ये देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था कि बाहर निकलना, जहां अपनी हड्डियों को चटकाने और मौत से सौदा करने जैसा था, वहीं वापस अंदर कदम रखना पानी में हाथ हिलाने जितना सरल था। सिस्टम का प्रलयकारी खुलासा। आर्यन इस अकल्पनीय विसंगति को समझने का प्रयास कर ही रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम का गहरा नीला, पारदर्शी और विशाल इंटरफेस चमक उठा। इस बार जो शब्द वहां लिखे थे, उन्होंने इस जादुई दुनिया के सबसे बड़े और छिपे हुए सत्य से पर्दा उठा दिया। सूचना: द ग्रेट बैरियर की आणविक संरचना एक तरफा सुरक्षा कवच, वन वे सैंक्चुअरी शील्ड के रूप में कार्य करती है। नियम: इस बैरियर को जंगल के भीतर के जीवों को बाहर जाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के विनाशकारी और सर्वशक्तिमान खतरों से इस जंगल को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। पूरक डेटा: बाहरी दुनिया का कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली मनुष्य, जादुई योद्धा, लॉर्ड या उच्च श्रेणी का राक्षस इस बैरियर को भेदकर अंदर नहीं जा सकता। केवल अत्यंत कमजोर शक्ति वाले इंसान और निम्न श्रेणी के जीव ही इसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं और वहां शरण, सैंक्चुअरी ले सकते हैं। सिस्टम के इन शब्दों को पढ़ते ही आर्यन के पैर जैसे जमीन से उखड़ गए। उसके दिमाग में एक ऐसा वैचारिक तूफान उठा जिसने जादुई दुनिया को लेकर उसकी अब तक की पूरी समझ, उसके संघर्ष और उसकी धारणा को तिनके की तरह उड़ा दिया। आर्यन, अविश्वास, क्रोध और अचंभे के मिश्रित स्वर में, क्या ये कैसे मुमकिन है? आज से 4 साल पहले, जब मैं अपने 12वें जन्मदिन के ठीक बाद इस जादुई जंगल में पहली बार कदम रखा था, तब से लेकर आज तक हर रात मैंने यहां नरक भोगा है। मुझे यही लगता था कि ये ब्रह्मांड की सबसे भयानक और खूंखार जगह है, जहां हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी है। यहां का एक मामूली गोबलिन पहरेदार मेरी जान लेने पर तुला था। हर कदम पर मैंने अपना खून बहाया है, और आज सिस्टम कह रहा है कि ये खतरनाक जंगल वास्तव में सिर्फ एक शरणगाह है, एक ऐसा पिंजरा या छोटा सा तालाब जहां कमजोर जीव बाहरी दुनिया के असली महाराक्षसों और योद्धाओं से अपनी जान छिपाने आते हैं। इस सत्य ने उसके दिल में दफन एक पुराने घाव को फिर से कुरेद दिया। उसकी यादें 4 साल पीछे की उस खौफनाक रात में चली गईं। वही मनहूस रात, जब उसने अपने जीवन के 12 साल पूरे किए थे, और उसी रात उसके पिता रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गए थे। पिता के लापता होने की उसी रहस्यमयी रात को आर्यन पहली बार इस जादुई जंगल में अनजाने में टेलीपोर्ट हुआ था। आर्यन के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि उसके पिता कभी इस जंगल में आए थे, या उन्होंने इसे पार किया था, या वे किसी और ही मुसीबत में थे। उनका गायब होना आज भी आर्यन के जीवन का सबसे बड़ा, अनसुलझा और तड़पाने वाला सवाल था। लेकिन आज इस बैरियर का सच जानकर उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा। यदि यह जादुई जंगल केवल कमजोरों का पिंजरा था, तो इस बैरियर के बाहर जो असली और विराट दुनिया शुरू हो रही है, वहां के शिकारी और योद्धा किस स्तर के होंगे? वहां की क्रूरता का अंदाजा लगाना भी आर्यन की 555 इंटेलिजेंस और 670 माना के लिए नामुमकिन हो रहा था। शार्दूल की तलाश और आत्मा का अदृश्य निशान। आर्यन अपनी इस गहरी सोच और पिता की यादों के धुंधलके से खुद को झटक कर बाहर लाया। अतीत जो भी हो, वर्तमान उसके सामने खड़ा था। उसे अचानक अपने छोटे साथी की चिंता सताने लगी। उसने चौंक कर चारों ओर देखा। कल शाम वो श्वेत शार्दूल को इसी बैरियर के पास छोड़ गया था, ताकि वो सुरक्षित रहे और कहीं भटके नहीं। उसे उम्मीद थी कि वो नन्हा जीव वहीं उसका इंतजार करेगा। लेकिन आज वहां केवल काली रेत, हवा के झोंके, बिखरे हुए पत्थरों और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वह श्वेत शावक वहां नहीं था। आर्यन घबराकर और पूरी घाटी को गुंजाते हुए चिल्लाया, शार्दूल, तुम कहाँ हो दोस्त? मेरी आवाज सुन रहे हो तो सामने आओ। मजाक मत करो। आर्यन ने अपनी 562 एजिलिटी और शैडो वॉकिंग का उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत से आसपास के कई किलोमीटर के पथरीले और ऊबड़ खाबड़ दायरे को खंगाल डाला। उसने ऊंचे पहाड़ों के पीछे, सूखी घाटियों की गहरी दरारों में, हर उस संकरे कोने में देखा जहां वो शावक बैठ सकता था या छिप सकता था, लेकिन उस नन्हे शिकारी का कोई सुराग, कोई पदचिन्ह नहीं मिला। आर्यन के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं। उसके दिमाग में भयानक विचार आने लगे। उसे डर था कि कहीं वो अपनी कमजोर स्थिति में इस बाहरी दुनिया के किसी बड़े, अदृश्य और हिंसक जीव का ग्रास न बन गया हो, या फिर आर्यन को ढूंढने की व्याकुलता में रास्ता भटक कर इस अनंत फैली दुनिया में कहीं दूर न निकल गया हो। आर्यन हाथ की मुट्ठी भींचते हुए, सिस्टम, मुझे उसकी वास्तविक स्थिति चाहिए। क्या कोई तरीका है उसे ट्रैक करने का? मैं उसे इस तरह खो नहीं सकता।
उसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। सिस्टम ने उसकी मानसिक स्थिति को भांपते हुए तुरंत एक तीखी बीप की आवाज की और उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नया, विशाल और अज्ञात क्षेत्रों को दर्शाता हुआ जादुई मानचित्र खोल दिया। अधिसूचना। यद्यपि होस्ट ने श्वेत शार्दूल को अपना पालतू पेट बनाने से साफ इनकार कर दिया था और उसे एक आजाद साथी का दर्जा दिया था, लेकिन वॉइड क्रॉलर के विरुद्ध युद्ध के दौरान आपके और उसके माना के आपसी गहन तालमेल सिंक्रोनाइजेशन के कारण सिस्टम ने उस जीव की आत्मा पर एक अदृश्य ट्रैकिंग मार्क, इनविजिबल सोल मार्क छोड़ दिया था। स्थिति। लक्ष्य की दूरी आपके वर्तमान स्थान से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी दिशा में है। स्क्रीन पर एक चमकता हुआ गहरा लाल बिंदु दिखाई देने लगा, जो आर्यन के स्थान से काफी दूर उस अनजानी दुनिया के भीतर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। वो स्थान इस घाटी की सुरक्षात्मक सीमाओं से बहुत आगे था, जहां इंसानों के साम्राज्य और अजीबोगरीब जादुई ताकतों का अखंड राज था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपनी टूटी तलवार की मुठ हिल्ट को हाथ में कसकर भींचे, आर्यन ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसने उत्तर पूर्व की ओर अपनी आंखें गड़ा दी, जहां क्षितिज पर अनजान पर्वत दिखाई दे रहे थे। उसे अपने उस वफादार साथी को खोजना ही था। वो इस नई, अनजान और प्रचंड माना प्रवाह वाली दुनिया में अपने पहले कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हुआ, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नया काल उसका इंतजार कर रहा था। आगे का सफर रोमांच, भावनाओं, अद्भुत शक्तियों और खतरों की एक ऐसी नई ऊंचाई को छुएगा जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। आर्यन की इस नई शुरुआत, उसकी बिना तलवार की बेबसी और उसके सामने आने वाले नई दुनिया के किरदारों को जानने के लिए इस अनोखे सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 37, प्राचीन संवाद और मां का दावा। ये अध्याय वफादारी की परीक्षा, एक मां के वात्सल्य और उस अनजानी दुनिया के पहले संवाद की महागाथा है। आर्यन ने आज जाना कि इस विराट संसार में केवल ताकतवर जीव ही नहीं रहते, बल्कि यहाँ की प्राचीन जातियों के पास इंसानों जैसी बुद्धि और भाषा भी है। ग्रेट बैरियर की सुरक्षात्मक सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए आर्यन का दिल किसी अनजाने खौफ और चिंता से बैठा जा रहा था। सिस्टम के जादुई मानचित्र पर वो गहरा लाल बिंदु उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बहुत तेजी से गति कर रहा था। आर्यन के पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं था। अकल्पनीय गति और घटता माना। आर्यन ने अपनी पूरी 562 एजिलिटी और शैडो वॉकिंग की तकनीक को चरम सीमा पर झोंक दिया। वो परछाइयों के बीच एक काली बिजली की तरह कौंध रहा था। बाहरी दुनिया का वातावरण जादुई जंगल से बिल्कुल अलग था। यहाँ की हवाओं में माना का एक ऐसा प्रचंड और भारी प्रवाह था जो आर्यन के फेफड़ों पर दबाव बना रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका माना स्टेट्स तेजी से नीचे गिर रहा था। प्रति मील उसकी ऊर्जा सोखी जा रही थी, लेकिन अपने साथी को बचाने का संकल्प इतना अटूट था कि आर्यन रुका नहीं। उसने 5 मिनट से भी कम समय में लगभग 15 किलोमीटर का पथरीला और दुर्गम सफर तय कर लिया। जब वो मानचित्र के बताए स्थान पर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा का दृश्य और सिस्टम की चेतावनी। एक विशाल, प्राचीन चट्टान की गुफा के सामने श्वेत शार्दूल लेटा हुआ था। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके ठीक सामने एक भीमकाय जादुई जीव खड़ा था, जो हूबहू श्वेत शार्दूल जैसा ही दिखता था। बस उसका आकार किसी हाथी जितना विशाल था और उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। आर्यन का हाथ अपनी टूटी तलवार की मुठ हिल्ट पर चला गया, लेकिन उसने देखा कि वो विशाल जीव शार्दूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इसके विपरीत वो बहुत ही कोमलता से अपनी जीभ से शार्दूल के घावों को सहला रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था। तभी सिस्टम का अलर्ट उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। विश्लेषण। सामने मौजूद जीव एक मादा प्राचीन शार्दूल, फीमेल एंशिएंट शार्दूल है। स्थिति। वो श्वेत शार्दूल को अपना खोया हुआ बच्चा मानकर अपने साथ ले आई है और उसकी रक्षा कर रही है। चेतावनी। इस मादा जीव का माना प्रवाह अत्यंत तीव्र और विनाशकारी है। यदि होस्ट इसके 4 मीटर के दायरे में जाता है तो ये आपको एक ही झटके में भस्म कर सकती है। आर्यन ने खुद को एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा लिया। वह अपनी 555 इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए सही समय का इंतजार करने लगा। उसका माना अब बहुत कम था, इसलिए सीधे लड़ना आत्महत्या जैसा होता।
इशारा और जानलेवा झपट्टा। कुछ मिनटों के कड़े इंतजार के बाद जैसे ही उस विशाल मादा शार्दूल का ध्यान थोड़ा भटका और वो गुफा के अंदर की ओर मुड़ी, आर्यन ने चट्टान के पीछे से एक दबी हुई सीटी बजाई और श्वेत शार्दूल को अपनी ओर आने का इशारा किया। आर्यन की आवाज सुनते ही नन्हे शार्दूल के कान खड़े हो गए। वो खुशी से उछला और आर्यन की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन शावक के अचानक हिलने से उस मादा शार्दूल का ध्यान तुरंत भटक गया। उसने मुड़कर देखा कि एक अदना सा इंसान उसके बच्चे को बुला रहा है। दहाड़! एक ऐसी प्रलयकारी दहाड़ गूंजी जिससे पूरी घाटी हिल गई। मादा शार्दूल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने हवा में छलांग लगाई और सीधे आर्यन को कुचलने के लिए उसकी तरफ झपटी। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि आर्यन को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसके विशाल पंजे आर्यन के सीने को चीरते, नन्हा श्वेत शार्दूल बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी छोटी सी छाती तान दी और उस भीमकाय मादा के सामने अड़ गया। पहला संवाद, बोलने वाला जीव। नन्हे शार्दूल ने अपनी मां की ओर देखकर अजीब सी आवाजें निकाली, मानो वो उसे कुछ समझा रहा हो। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, रुको मां, ये मेरा दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है। इसने मेरी जान बचाई है। उस नन्हे जीव की जिद और आंखों में अपने प्रति प्यार देखकर वो विशाल मादा शार्दूल हवा में ही रुक गई। उसके पंजे जमीन पर टिक गए। उसने अपनी आंखों की लाली को कम किया और आर्यन की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने आर्यन के होश उड़ा दिए। मादा शार्दूल एक भारी गूंजती हुई और क्रूर स्त्री आवाज में, मानव, तू भाग्यशाली है कि मेरे बेटे ने तेरे आगे अपनी ढाल बना दी, अन्यथा इस वक्त तेरी हड्डियां भी राख बन चुकी होती। आर्यन स्तब्ध रह गया। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब वो इस जादुई दुनिया में किसी बोलने वाले जानवर से मिल रहा था। इससे पहले उसने वास्तविक दुनिया या जादुई जंगल में केवल महावृक्ष द ग्रेट ट्री को बोलते सुना था, जो कि एक प्राचीन पेड़ थे। लेकिन इस बाहरी दुनिया में आते ही उसका सामना एक बात करने वाले जादुई जीव से हुआ था। वो अभी तक इस दुनिया के किसी इंसान से भी नहीं मिला था। स्वाभिमान और अटूट वफादारी। मादा शार्दूल ने बेहद रूखे और घमंडी अंदाज में आर्यन की तरफ देखा और बोली, ये श्वेत शार्दूल मेरा वंशज है, मेरा बेटा है। तूने इसकी जान बचाई, इसके लिए मैं तुझे जीवित छोड़ रही हूं। लेकिन ये साफ सुन ले, ये बच्चा अब मेरे साथ यहीं रहेगा। ये अब किसी इंसान के पीछे नहीं घूमेगा। तू यहां से तुरंत चला जा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। भले ही सामने यमराज खड़ी थी, लेकिन आर्यन की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने अपनी रीढ़ सीधी की और बेहद गरिमा और दृढ़ता के साथ बात करना शुरू किया। आर्यन, आदरणीय माता, मैं आपकी शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन शार्दूल मेरा गुलाम नहीं, मेरा भाई और मेरा दोस्त है। मैं उसकी मर्जी का सम्मान करता हूं। अगर वो आपके साथ इस कबीले में खुशी से रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चुपचाप लौट जाऊंगा। लेकिन आर्यन की आवाज अचानक गंभीर और फौलादी हो गई। उसकी आंखों में वही अनंत साहस चमक उठा। लेकिन अगर मेरा दोस्त यहां नहीं रहना चाहता, अगर वो मेरे साथ चलना चाहता है, तो उसे ले जाने के लिए मैं यहां किसी से भी लड़ जाऊंगा, चाहे सामने आप ही क्यों न खड़ी हों। उस समय आर्यन के भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास और तेज था, जिसे देखकर वो विशाल मादा शार्दूल भी एक पल के लिए चकित रह गई। तभी उस नन्हे श्वेत शार्दूल ने अपनी मां की तरफ देखा, फिर मुड़कर दौड़ते हुए सीधे आर्यन के पैरों के पास आ गया। उसने अपना सिर आर्यन के जूतों पर रगड़ना शुरू कर दिया और प्यार से धीरे धीरे गुर्राने लगा, मानो वो पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर कह रहा हो कि उसे अपने इसी आका, अपने इसी दोस्त के साथ जाना है। कबीले में प्रवेश। मादा शार्दूल ने अपने बेटे के इस अटूट फैसले को देखा। उसकी आंखों का गुस्सा अब एक बेबस मां के आदर में बदल गया। मादा शार्दूल, हूं। अजीब इंसान है तू, और मेरा बेटा तुझसे बहुत गहराई से जुड़ चुका है। ठीक है, ये मेरा अंश है और मैं इसकी मर्जी का अनादर नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे आज की रात हमारे साथ हमारे कबीले में ही बितानी होगी। और हां, एक बात कान खोलकर सुन ले मानव। उसकी आवाज इतनी डरावनी हो गई कि हवा जम गई। अगर भविष्य में मेरे बच्चे को तेरी वजह से एक खरोंच भी आई या इसे कोई तकलीफ हुई, तो मैं तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तू दोबारा किसी भी लोक में जन्म लेने से डरेगा। आर्यन मुस्कुराते हुए, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
इसकी सुरक्षा मेरी अपनी जान से बढ़कर होगी। मादा शार्दूल मुड़ी और उसने आर्यन और शार्दूल को अपने साथ चलने का इशारा किया। कुछ दूर चलने के बाद वे पहाड़ियों के बीच छिपे एक विशाल साम्राज्य में पहुंचे। ये शार्दूल कबीला था। जैसे ही आर्यन ने वहां कदम रखा, वहां मौजूद सैकड़ों विशाल और भयानक श्वेत शार्दूल आर्यन को देखकर जहरीली आंखों से गुर्राने लगे। पूरी घाटी उनकी हिंसक आवाजों से कांप उठी। तभी उस मादा शार्दूल ने आगे बढ़कर अपनी गगनभेदी आवाज में कहा, शांत हो जाओ मेरे योद्धाओं। ये लड़का कोई दुश्मन नहीं है। यह मेरे आमंत्रण पर मेरे साथ यहां आया है। उसकी आज्ञा सुनते ही पल भर में पूरा कबीला शांत हो गया। सभी जादुई जीव पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखें अब भी आर्यन की इस अनोखी हिम्मत को नाप रही थीं। आर्यन ने मुट्ठी भींची और अपने चारों ओर देखा। वो अब इस नई दुनिया के केंद्र में खड़ा था। देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूले।